आदमी पार्टी के लिए एक बार फिर कोर्ट से बुरी खबर आई है। कट्टर ईमानदार बनने वाले नेताओं को कोर्ट ने ऐसा झटका दिया है कि सब हैरान हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अब कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे हैं। कहते हैं ना, झूठ चाहे कितना भी तेज भाग ले, सच से हार ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है संजय सिंह के साथ और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के साथ। दिल्ली वालों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आए लोग कब अपनी बेहतरी पर चर्चा करने लगे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दिल्ली की जनता सोचती रही कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और टीम दिल्ली की जनता के बेहतरी के लिए प्लान कर रही है, लेकिन जब मामला खुला तो पता चला कि ये लोग अपने शीश महल को बनवाने की तैयारी में हैं। संयोजक साहब ने तो बनवा भी लिया लाखों के पर्दे वाला शीश महल। जैसे जांच एजेंसियों की जांच बढ़ी, आपके कई नेता जेल के पीछे भी पहुंच गए, तो वो लोग वहां बेचैन हैं कि कहां सोचा था कि शीश महल में रहेंगे और कहां से पहुंच गए जेल में। जिसके बाद ये लोग लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं इस उम्मीद में कि किसी भी तरह जमानत पर ही बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी सरकार और नेताओं ने दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर जो भ्रष्टाचार का तेजाब फेंका है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी शायद नहीं चाहती कि आपके नेताओं को जमानत मिले। पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह दोनों ही जेल में बंद हैं। संजय सिंह इतने दिनों से बोल रहे थे कि ईडी की जांच में कुछ नहीं है, सरकार के दबाव में जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन कोर्ट ने बता दिया है कि हम जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको। कथित आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप संजय सिंह की जमानत याचिका विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी है। स्पेशल जज M.K. नागपाल ने अपने आदेश में कहा कि अदालत के सामने रखे गए साक्ष्यों के अनुसार प्रथम दृष्टया आवेदक संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा साक्ष्य अदालत को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह PMLA मामले में दोषी हैं। अदालत के सामने जमानत के लिए रखे गए आधार से अदालत संतुष्ट नहीं है, इसीलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि इस मामले में अभिषेक बोइनपल्ली को एपेक्स कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है। वहीं ईडी द्वारा जो 2 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया जा रहा है, उसके बारे में ईडी ने कोई साक्ष्य नहीं रखे हैं। ईडी ने समीर महेंद्रू और बोइनपल्ली द्वारा 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए दिए जाने की बात अदालत में रखी है, लेकिन इसके संबंध में दस्तावेज नहीं रखे गए। इसके अलावा बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए केवल गवाहों के बयान पर गिरफ्तारी और जमानत के उदाहरण दिए। इसके अलावा संजय सिंह के लोक प्रतिनिधि होने और जांच में सहयोग करने, देश न छोड़ के जाने का हवाला दिया गया। हालांकि अदालत ने वर्तमान के केस में कई मामलों को जोड़ते हुए बताया कि इस मामले में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। दोस्तों, जिस तरह से कोर्ट का लहजा है, वो इस मामले में संजय सिंह को बिल्कुल भी जमानत देने के मूड में नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पार्टी के मुखिया केजरीवाल खुद भी ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईडी उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। आम आदमी पार्टी का हाल इतना बेहाल है कि रोज होती नई सुबह के साथ वो भ्रष्टाचार के एक नए आरोप में फंसते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का दल बना ही इसीलिए था कि वो सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ जोड़ा जा सके, पार्टी के रूप में संगठित कर भ्रष्टाचार करने का सिंडिकेट चलाया जा सके, जैसा कि आरोप लग रहा है। केजरीवाल साहब जब राजनीति में आए थे तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, लेकिन जब आज सच से पर्दा हट गया तो पता चला कि सारे भ्रष्टाचारी तो इसी दल में आ गए। पहले दिल्ली और अब पंजाब के नेता भ्रष्टाचार में फंसते चले जा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि 40 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की कंपनी की 35.10 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक माजरा को ईडी ने नवंबर में इस मामले में गिरफ्तार किया था। मालेर कोटला स्थित तारा कॉरपोरेशन कंपनी की संपत्ति को कुर्क किया गया था। वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। ईडी के मुताबिक लोन राशि को तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड के विभिन्न फर्जी फॉर्मों से ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड में प्राप्त राशि का प्रयोग लोन लेने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। 3.12 करोड़ रुपए विधायक माजरा के व्यक्तिगत खातों में डाइवर्ट की गई थी। इसके अलावा 33.99 करोड़ रुपए मेसर्स THFL को दिए गए थे। विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा पर बैंक ऑफ इंडिया की लुधियाना शाखा की शिकायत पर 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किया गया था।
मई 2022 में सीबीआई और सितंबर 2022 में ईडी ने उनके अमरगढ़ स्थित घर और अन्य परिसरों पर छापेमारी की थी, जिसमें 16.57 लाख रुपए नकद मिले थे। ईडी और सीबीआई की जांच के अनुसार लोन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए बैंक से पैसा लिया गया था। इस मामले में पिछले महीने 6 नवंबर को ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गजनमाजरा को गिरफ्तार किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से केजरीवाल का दल भ्रष्टाचार में फंस रहा है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने नहीं आए थे, बल्कि राजनीति में भ्रष्टाचार का नया रंग रूप और फ्लेवर देने आए थे। लेकिन शायद ये बदनसीबी ही थी कि केजरीवाल साहब की वो जल्द ही पकड़े गए और देश के सामने उनकी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया, जैसा कि आरोप लगता आ रहा है। आम आदमी पार्टी अब एक और मुसीबत में फंस गई है। आपके नेता अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए अपना अस्तित्व बचाना ही मुश्किल हो सकता है। ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। अब सीबीआई से भी आपके नेताओं को अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी फिर से एक नए घोटाले में फंसने जा रही है। फिर से केजरीवाल साहब की सरकार पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं। शराब के बाद अब स्वास्थ्य में भी शायद केजरीवाल सरकार ने घोटाला कर दिया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कथित तौर पर घोटाले की झड़ी सी लगा दी है, ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार आई ही इसीलिए थी कि शायद खूब घोटाला कर सके। शायद उन्हें लगा होगा कि अब तो वह राजनीति में आ गए हैं, जी भर के घोटाला कर सकते हैं, लेकिन शायद वह ये भूल गए थे कि इस देश में कानून शासन चल रहा है। केजरीवाल सरकार ने ऐसे भ्रष्टाचार कर दिए कि भ्रष्टाचार के मठाधीश भी कुछ देर के लिए ठिठक गए कि ये कौन लोग हैं। ये जो आए तो राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे, लेकिन खुद ही इतने अधिक भ्रष्टाचार में संकल्पित हो गए हैं कि वह दूसरे को क्या ही बोले। केजरीवाल की आप सरकार कहती रही कि हमसा कोई ईमानदार फिर पैदा न होगा। ये बात केजरीवाल और पूरी आप दोहराती रही, लेकिन सच तो सबकी कल्पना से बाहर ही निकला। केजरीवाल सरकार को जहां मौका मिला, उन्होंने वहां भ्रष्टाचार किया। लेकिन फिर से केजरीवाल साहब की मुसीबत बढ़ा दी है एलजीबी सक्सेना ने। दिल्ली सरकार पर एक और घोटाला करने का आरोप लगा है। दिल्ली के अस्पतालों से मरीजों को नकली दवाएं देने का आरोप है। लोगों की शिकायत के बाद दवाओं की टेस्टिंग हुई है। इस जांच के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल से नकली दवाएं हटाने का भी निर्देश दिया है। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए नकली दवाएं खरीदी हैं। दवाई की खरीद में गड़बड़झाला सामने आने पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ भी कर रही है। खुराना ने कहा कि सीएम केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को सामने आकर सवालों का जवाब देना चाहिए। सवाल है कि दिल्ली में कब से इन नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा था। मरीजों को नकली दवाइयां देने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने कहा है कि जब ये सरकार आई है, इसके घोटाले सामने आ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को ऐसी दवाई दी गई जो जानलेवा साबित हुई। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता नहीं है। ये सरकार केवल भ्रष्टाचार के जरिए अपनी जेब भर रही है। कमीशन के लिए नकली दवाइयां मंगाई गई होंगी। सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार क्या कर रही थी। तो देखा आपने कैसे अब एक नए मामले में आम आदमी पार्टी फंस गई है। एक बार फिर राहुल गांधी अपनी ही बातों में फंस गए हैं। पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए राहुल गांधी जोश जोश में बयान दे देते हैं, लेकिन बाद में कांग्रेस के नेताओं को अपने राहुल बाबा के बचाव में मैदान में आना पड़ता है। एक बार फिर राहुल गांधी बीजेपी को घेरने चले थे, लेकिन बीजेपी के नेता ने बड़ा खुलासा कर उन्हें चौंका दिया है। दरअसल संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी पर भी राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने देश की इस लोकतांत्रिक इमारत पर हुए कथित हमले को मुद्दा बनाकर संसद की कार्यवाही को हाईजैक करने की कोशिश की थी। विपक्ष सिर्फ इस पूरे गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण करने में लगी है, लेकिन कांग्रेस तो एक कदम और आगे निकल गई। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक फोटो शेयर की, जिसमें संसद के भीतर जब दोनों घुसपैठी उत्पात मचा रहे थे तो उस समय राहुल गांधी एक कोने में खड़े थे, लेकिन कांग्रेस ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि जननायक सीना ताने खड़ा है। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे फोटो पर कांग्रेस को ही घेर लिया और जब जंतर मंतर से इंडी गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने संसद सुरक्षा के मामले में बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी ने राहुल के नहले पर ऐसा दहला मारा कि वो खुद ही घिर गए। सबसे पहले आप ये सुनिए कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ आरोप लगाए, फिर बताएंगे आपको कि बीजेपी ने कैसे पलटवार किया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद में हुए सुरक्षा की चूक को बीजेपी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि संसद में 2 लोग घुस आए तो बीजेपी के सांसद भाग निकले। ये लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो लोग कैसे डर गए, उनकी हवा निकल गई। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग कैस लेकर संसद में चले आए तो कुछ और भी ला सकते थे। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया में कभी भी जरूरी मुद्दे नहीं उठाए जाते, हमारे सांसदों के निलंबन की चर्चा नहीं होती, लेकिन ये बात जरूर होती है कि राहुल गांधी ने मिमिक्री का वीडियो बना लिया। यही नहीं, राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा चूक को बेरोजगारी से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा चूक का मसला तो है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि एक सर्वे कराया गया कि हिंदुस्तान के युवा दिन में कितने घंटे इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर रहते हैं। इस सर्वे से पता चला कि देश के युवा 7.5 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फोन पर अन्य चीजों पर रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में हिंदुस्तान का युवा 7.5 घंटे सेलफोन पर बैठा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को रोजगार नहीं दिया। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार कर राहुल पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी के नेता जगदंबिका पाल ने कहा है कि जहां दोनों आरोपी कूदे थे वो बेंच बीजेपी के ही सदस्यों की थी। पाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता वहां नजर भी नहीं आए और खुद राहुल गांधी वहां से पीठ दिखाकर भाग गए। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी पर खुलासा करके बड़ी बात बाहर ला दी। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी की बात पर कोई विश्वास करे। साल 2023 समाप्त हो रहा है और अगले साल की शुरुआत के साथ ही लगभग 15 जनवरी के बाद लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। सभी दल अपने गुणाभाग में लगे हैं। जहां एक और बीजेपी लगातार राजनीतिक बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अभी आपसी गठजोड़ को लेकर ही फंसे हैं। सभी दल चाहते हैं कि कैसे भी करके 2024 में सत्ता शीर्ष तक पहुंच जाएं, लेकिन मुसीबत यह है कि विपक्षी दलों के पास न चुनाव जीतने के लिए नीति है, न बढ़त बनाने के लिए रणनीति। बस विपक्षी दल बैठकों पर बैठकें करते चले जा रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। सभी दलों को लगता है कि वो पीएम मोदी को एक साथ मिलाकर हरा देंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि राजनीतिक स्वार्थ किसी का भी कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सियासी तकरार लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि पीएम मोदी जैसे मजबूत राजनीतिक छवि वाले नेता को टक्कर कैसे दी जाए, और विपक्षी गठबंधन के पास नेताओं का भी ऐसा सूखा है कि पीएम मोदी के सामने कौन आने वाला है, इसके लिए विपक्ष के पास कोई जवाब है ही नहीं। दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन से हैं वो मुद्दे जिनको इंडियन अलायंस सॉल्व नहीं कर पा रही और लगातार गठबंधन के भीतर ही जूतम पैजार मची हुई है। सुनिए आप लोग भी। विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी का नेतृत्व है। विपक्ष के ही बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के साथ खेला कर दिया है, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर है। दरअसल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल शायद नहीं चाहते कि राहुल गांधी गठबंधन का चेहरा बने या गठबंधन का नेतृत्व करें। इसीलिए नई दिल्ली की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी और केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। विपक्षी गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की आपसी खींचतान का दूसरा मुद्दा बुआ भतीजे की खटपट है। बुआ यानी कि मायावती और भतीजे यानी अखिलेश यादव। पीएम उम्मीदवार को लेकर खरगे के पक्ष में ममता बनर्जी की ओर से दलील ये दी गई कि देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बन सकते हैं। विपक्षी गठबंधन में खींचतान का तीसरा मुद्दा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की नाराजगी है। नई दिल्ली की बैठक में भी संयोजक पद पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि ममता बनर्जी ने यह कहा था कि खरगे को तो या तो पीएम उम्मीदवार बनाया जाए या फिर गठबंधन का संयोजक। विपक्षी गठबंधन में खींचतान का चौथा मुद्दा सीट शेयरिंग और सीटों का तालमेल है। टीएमसी ने सीटों का बंटवारा करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन अपनी ओर से तय कर दी है। सीटों के तालमेल के लिए 6 सदस्यीय अनौपचारिक समिति का ऐलान किया गया है। इनमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी ढील देने के मूड में नहीं दिखती। ऐसे में सवाल यह है कि क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों गठबंधन कर सकते हैं? लेफ्ट पार्टियों की राज्य यूनिट भी सीट समझौते के खिलाफ है। समझने वाले कहते हैं कि अगर इसी तरह से तकरार चलती रही तो कभी भी ये गठबंधन बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।